the biology chapter of the science NCERT. So here we are starting about. So the first definition is what are life processes. Life processes are the basic activities that keeps an organism alive. तो लाइफ प्रोसेसेस वो एक्टिविटीज़ होती हैं जिनसे ये पता चलता है कि ऑर्गेनिज्म जिंदा है या नहीं है. एनसीईआरटी में जो इसकी डेफिनेशन दे रखी है वो ये इस तरीके से है, दैट प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म द मेंटेनेंस फंक्शंस ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस. जो सारी चीज़ें परफॉर्म कर रहे हो जिनसे ये पता चल रहा हो कि वो ज़िंदा है या नहीं है, वो एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स की तरह फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हो, उसी प्रोसेस को लाइफ प्रोसेस कहते हैं. अब कौन से फंक्शंस, जैसे कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन, ये सारे फंक्शंस जो भी परफॉर्म करता है ऑर्गेनिज्म उसे हम लिविंग मानते हैं और यही लाइफ प्रोसेसेस हैं. लाइफ प्रोसेसेस नेसेसरी क्यों होते हैं? बिकॉज दे हेल्प इन गेटिंग एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर, रिमूवल ऑफ वेस्ट, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बैलेंस. इन लाइफ प्रोसेसेस से हमें एनर्जी मिलती है, ग्रोथ, हमारी बॉडी में जो भी ग्रोथ हो रहा हो उस पे भी ये वर्क करते हैं. हमारे हेयर ग्रोथ, हमारी हाइट की ग्रोथ, हमारे नेल्स की ग्रोथ, रिपेयरमेंट, जब हमें चोट लग जाती है तो वो रिपेयर करना, रिमूवल ऑफ वेस्ट, एक्सक्रीशन वगैरह, ये सब कुछ, ये प्रोसेसेस हमारे इंटरनल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं. ठीक है, एनसीईआरटी की वापस से डेफिनेशन एक लाइन है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव टू मेंटेन देयर बॉडी स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस, दिस रिक्वायर एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम फूड. तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अपना बॉडी स्ट्रक्चर और फंक्शंस को मेंटेन रखना पड़ता है, जिसके लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है, जो कि कहाँ से मिलती है? फूड से. So the next topic is what is nutrition. Nutrition is a process by which organisms obtain food and utilize it for energy, growth and repairment. Nutrition एक ऐसा process है जिससे organism अपने food को obtain करता है और utilize करता है अपनी growth और repairment में. न्यूट्रिशन जो है बॉडी ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी देते हैं, एनर्जी मिलेगी तो बॉडी में ग्रोथ होगी और बाकी जो भी सेल्स आपकी डैमेज हैं वो रिपेयर होंगी. दो टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. तो पहला बात करते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की. ऑर्गेनिजम्स मेक देयर ओन फूड और ऑटोट्रॉपिक. जो ऑर्गेनिजम्स अपने फूड अपने आप बनाते हों उनको ऑटोट्रॉपिक कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल ग्रीन प्लांट, जैसे कि हरे भरे पत्ते. ग्रीन प्लांट्स काम क्या करते हैं? ग्रीन प्लांट्स इसे फोटोसिंथेसिस में यूज़ करते हैं. फिर दूसरी चीज़ आती है आपकी हेटरोट्रॉपिक. हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन अदर फॉर फूड. हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो दूसरों पे डिपेंड हो फूड के लिए. ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद बनाते हैं, जबकि हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स दूसरों से खाना लेते हैं. प्लांट्स को ऑटोट्रॉपिक कहेंगे क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस करके अपना सारा खाना खुद अपनी जो उनका अपने प्रोसेस, अपना एनर्जी बनाने के लिए वो सारा खाना खुद ही बनाते हैं. जबकि हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जिनको चीज़ें बनी बनाई मिल रही हैं, उसमें आप कुछ भी ऐड करके और उसको खाने लायक बना लें. या बाकी आप जैसे कि प्लांट्स हमें स्पिनच एक का प्लांट होता है. स्पिनच कैसे बना? उसने अपने आप को खाना खुद दिया, उसको देने के लिए कोई और नहीं आया था. जबकि हेटरोट्रॉपिक जो कि स्पिनच हमारे पास आया, हमने स्पिनच को, वो हमें बनाया मिला और हमने उसको उठा करके खा लिया, दैट इज़ हेटरोट्रॉपिक. ठीक है, हेटरोट्रॉपिक में भी टाइप्स होते हैं, जैसे कि होलोजोइक, जैसे कि हम ह्यूमंस हो गए, सैप्रोफिटिक जैसे कि फंगी, और पैरासाइटिक जैसे कि कस्क्यूटा. कस्क्यूटा एक टाइप ऑफ प्लांट होता है जिसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे. सबसे पहले फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ लेते हैं. फोटोसिंथेसिस अभी बताया ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है. फोटोसिंथेसिस अ प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, जिससे ग्रीन प्लांट्स अपने खाने को खुद बनाते हैं. इसकी जो केमिकल इक्वेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 6CO2 प्लस 6H2O गिव्स यू C6H12O6, यानी कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करके C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं. इसमें हमें अलग चीज़ें क्या रिक्वायर होती हैं? इनमें हमें रिक्वायर होती है सनलाइट और क्लोरोफिल की. ठीक है, रिक्वायरमेंट्स लिखे हुए हैं सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. इसके स्टेप्स क्या होते हैं? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल की हेल्प से लाइट को एब्जॉर्ब करना. कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना. और रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट, और CO2 को कार्बोहाइड्रेट में रिड्यूस कर देना. ठीक है, फिर नेक्स्ट बात करते हैं
हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन डिपेंड्स ऑन अदर फॉर फूड। अभी बताया था कि हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन दूसरों पे डिपेंड करते हैं फूड के लिए, जैसे कि ह्यूमन हो गया, एनिमल्स हो गया, फंजाई हो गया। टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, पहला हो गया होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक में बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, जैसे कि इंजेशन, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। होलोजोइक न्यूट्रिशन जो होता है ह्यूमन्स में होता है, एनिमल्स में होता है, ठीक है। सैप्रोफिटिक क्या होते हैं, जो कि फीड ऑन डेड मैटर, जो कि मरा हुआ खाना खाते हैं, जैसे जो मरे हुए लोग हो गए उसी पे उन्होंने ग्रो कर लिया और फिर उसी से अपनी एनर्जी ले रहे हैं, जैसे कि फंजाई, ठीक है। फिर पैरासिटिक आते हैं, लिव ऑन होस्ट, होस्ट पे रहते हैं, मतलब कि ज़िंदा ही चीज़ों पे रहते हैं और वहाँ से अपना खाना ले रहे होते हैं। पैरासिटिक में हम एक, जैसे कि इसका एग्जांपल टेप फॉर्म दिया हुआ है, हम एक और पैरासाइट ले सकते हैं जो बालों में जो होते हैं, बालों में जुएँ हो जाते हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ पैरासाइट। हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में वो सर पे जुएँ हैं, तो उसी हमारी ही बॉडी से उनको न्यूट्रिशन मिल रहा होता है, सो दे आर ऑल्सो पैरासाइट्स, ठीक है। फिर आता है दूसरा, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में कैसे न्यूट्रिशन हम जो है ह्यूमन बीइंग को न्यूट्रिशन कैसे मिलता है। ह्यूमन बीइंग्स में न्यूट्रिशन का प्रोसेस के लिए बहुत सारे प्रोसेस मतलब स्टेप्स होते हैं, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड ईजेशन, ठीक है। तो इंजेशन मतलब कि पहले खाने को चबाना, डाइजेशन मतलब खाने को डाइजेस्ट करना, एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में जा कर के एब्जॉर्ब होना, एसिमिलेशन यानी कि जो कुछ भी और भी लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर वगैरह यूज़ करनी है वो सब, और ईजेशन मतलब रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड थ्रू इनर्स। तो इसको थोड़ा हम ब्रॉडली पहले समझ लेते हैं आ करके। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का इम्पॉर्टेंट डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो उसको प्लीज़ आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सबसे पहला हम स्टार्ट करते हैं इंजेशन से। ऑर्गेन्स इन्वॉल्व माउथ, ईसोफेगस, इस पूरे प्रोसेस में जो भी ऑर्गेन्स इन्वॉल्व होते हैं उनके वो है माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। सबसे पहला है डाइजेशन इन माउथ, मुंह से कैसे डाइजेशन होता है। टीथ ब्रेक द फूड मैकेनिकली, सलाइवा कंटेन सलाइवरी एमाइलेज, कन्वर्ट्स द स्टार्च इनटू शुगर एंड माल्टोज। दांत जो होते हैं वो खाने को अच्छे से तोड़ते हैं, सलाइवा से वो खाना गीला होता है, उसमें सलाइवरी एमाइलेज होता है, अलग अलग जो मतलब उसको गीला करते हैं, दांत उसको चबाते हैं, फिर वो हम निगल जाते हैं स्टार्च इनटू, और इसमें और जब ये प्रोसेस हमारे मुंह के अंदर हो रहा होता है तब स्टार्च जो है शुगर में कन्वर्ट हो रहा होता है, जिसको हम माल्टोज भी कहते हैं। फिर ये खाना हमारी ईसोफेगस से स्टमक में जाता है। स्टमक में क्या होता है, डाइजेशन इन स्टमक, गैस्ट्रिक ग्लैंड सेक्रीट्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, किल जर्म्स, पेप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन्स एंड म्यूकस प्रोटेक्ट्स स्टमक। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होते हैं, स्टमक में बहुत सारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, जैसे पहला है HCl जो होता है वो खाने के अंदर बेफालतू के जो जर्म्स होते हैं, जो बेफालतू बेकार चीज़ें होती हैं, उनको बाहर की जो अच्छी चीज़ें नहीं होती हैं उनको मार देता है, उन जर्म्स को मार देता है। पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है, और म्यूकस जो होता है, क्योंकि HCl सेक्रीट होगा तो उससे हमारे स्टमक को नुकसान पहुंच सकता है, तो उसकी स्टमक की इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करने का काम म्यूकस करता है। डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर के डाइजेशन होता है। बाइल फ्रॉम द लीवर इमल्सिफाइज द फैट्स, पैनक्रियाटिक जूसेस डाइजेस्ट प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, इंटेस्टिनल जूस कंप्लीट्स द डाइजेशन। बाइल जो कि लीवर से सेक्रीट होता है वो फैट को अलग कर लेगा। पैनक्रियाटिक जूस जो कि पैनक्रिया से सेक्रीट हो रहा है वो प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट कर लेंगे। और इंटेस्टिनल जूस जो कि इंटेस्टाइन से ही निकल रहा है वो इस पूरे डाइजेशन प्रोसेस को कंप्लीट कर देगा, ठीक है। फिर होता है एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है, अकर्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू विलाई, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको हम विलाई कहते हैं। तो एब्जॉर्प्शन यानी कि H2O को एब्जॉर्ब करना, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना, जो कुछ भी अब बचा कुचा रह गया हो वो सब होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और ये करता कौन है, विलाई, जो कि स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। फिर एसिमिलेशंस की आ गई, न्यूट्रिएंट्स यूज्ड बाय द बॉडी सेल्स, जो भी अब और भी बॉडी सेल्स में हर बार मतलब हर स्टेप पे ये चीज़ होती है, जैसे कुछ खाना कुछ चीज़ें स्टमक से एब्जॉर्ब हो गई, कुछ लार्ज इंटेस्टाइन में आकर के एब्जॉर्ब हो गई, कुछ स्मॉल इंटेस्टाइन में आकर के एब्जॉर्ब हो गई, फिर कुछ लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो रही हैं, तो इसी को एसिमिलेशन कहते हैं। और फिर लास्ट आपका प्रोसेस आता है ईजेशन, जिसमें रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड होता है जो कि डाइजेस्ट नहीं हो पाया है थ्रू इनस के थ्रू हम इस
अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकाल देते हैं। यहाँ पे मैंने अलग से समझा दिया है, माउथ में जैसे कि च्यूइंग होती है और सलाइवा का सेक्रीशन होता है, सेक्रीटरी ग्लैंड अमाइलेज को सेक्रीट करते हैं, ईसोफेगस फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, स्टमक प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, लीवर बाइल को प्रोड्यूस करता है, पैनक्रियाज प्रोड्यूसेस एंजाइम्स, स्मॉल इंटेस्टाइन completes the digestion, large intestine absorbs the water, and rectum stores the waste. Next topic है what is respiration. Respiration is the biochemical process by which food is broken down into the cells to release energy which is essential for all life activities. Respiration एक ऐसा प्रोसेस है, ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें फूड ब्रेक डाउन हो चुका है, खाने का काम होता, डाइजेशन का काम होता है सिर्फ खाने को तोड़ने के बाद उससे एनर्जी कैसे लेनी है, ये काम होता है आपके रेस्पिरेशन का। रेस्पिरेशन इज़ द बायोकेमिकल प्रोसेस बाय विच टूटे हुए खाने से अपने सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करना ही रेस्पिरेशन होता है। रेस्पिरेशन, बहुत लोग रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग को, रेस्पिरेशन को सांस लेना समझते हैं पर सांस लेने को ब्रीदिंग कहते हैं। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में अलग अलग डिफरेंस है। ब्रीदिंग होता है सांस लेना और सांस को बाहर छोड़ना, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, जबकि रेस्पिरेशन होता है जो भी आपका फूड बना हुआ, डाइजेस्ट हुआ, उस डाइजेस्टेड फूड से अब प्रोटीन्स सेल्स को प्रोवाइड करना। तो एनर्जी रिलीज इज़ स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP। इस दौरान जो एनर्जी रिलीज़ हो रही होती है वो हमारी बॉडी में ATP, जिसको एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं, इस फॉर्म में स्टोर होती है। ATP इज़ कॉल्ड द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ATP को ही ATP ही जो है हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करती है, इसीलिए इसको एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बोला जाता है। वाई रेस्पिरेशन इज़ नेसेसरी। अब रेस्पिरेशन होना ज़रूरी क्यों है? सीधी सी बात है, रेस्पिरेशन, खाना खा लिया है, खाना अगर जब तक हमारे शरीर में लगेगा ही नहीं, जब तक हमारे शरीर को एनर्जी मिलेगी ही नहीं, तो खाना खाने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो रेस्पिरेशन इसलिए एनर्जी होता है मूवमेंट के लिए, ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए, रिप्रोडक्शन, मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड सिंथेसिस ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। मतलब मूवमेंट, चलने फिरने के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, ग्रोथ एंड रिपेयर, कोई चीज़ बढ़ने या रिपेयरमेंट के लिए, मेंटेनिंग द बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, और बायोमोलिक्यूल्स यानी कि चीज़, शरीर के अंदर कुछ चीज़ें अपने आप बनती हैं और अपने आप ही ख़त्म हो जाती हैं, उन चीज़ों की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए रेस्पिरेशन ज़रूरी होता है। लाइफ विदाउट रेस्पिरेशन कैन नॉट बी एग्जिस्ट। ज़ाहिर सी बात है, जब तक आपका खाना आपके शरीर में लगेगा ही नहीं, तब तक आपकी लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, आपको एनर्जी नहीं मिलेगी, आप नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर डिफरेंस पूछा जाता है कई बार क्वेश्चन में, बोर्ड में, कि व्हाट डिफरेंशिएट बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। तो ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है, जबकि रेस्पिरेशन केमिकल प्रोसेस है। ब्रीदिंग अकर्स इन लंग्स एंड अकर्स, और जबकि रेस्पिरेशन सेल्स में अकर होता है। ब्रीदिंग में ऑक्सीजन का इनटेक और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या कहते हैं, एक्सहेलेशन होता है, जबकि रेस्पिरेशन में ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके उससे एनर्जी ली जाती है। ब्रीदिंग में कोई एनर्जी रिलीज़ नहीं होती है, जबकि रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज़ होती है। ब्रीदिंग करना एक फिजिकल प्रोसेस है, रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है। ब्रीदिंग कर रहे हैं, उसमें ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन हमने इनहेल किया और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल किया, ये सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस हो रहा है। जो हमारी बॉडी को एनर्जी दे रहा है वो एक ही चीज़ है, वो है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन ने क्या किया, हमारे जो खाना हमने अभी जिस खाने का अभी हमने डाइजेशन किया है, उस खाने को ले जा करके उसमें फर्दर केमिकल प्रोसेसेस करके उससे एनर्जी लेना ही रेस्पिरेशन है। आई होप इट is all clear to you. नेक्स्ट है व्हाट इज़ टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन दो टाइप के होते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। जो रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होते हैं उनको हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। इसमें ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है और ये मोस्टली माइटोकॉन्ड्रियाज
के थ्रू होते हैं। हमारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में एक हमारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, जिसके अंदर ये सारा प्रोसेस हो रहा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया ही हमारे बॉडी के ऑक्सीजन को एटीपी में कन्वर्ट करते हैं, ऑक्सीजन की हेल्प से एटीपी पे जितना भी ग्लूकोज मटेरियल है उसको एटीपी पे कन्वर्ट करते हैं। इसकी केमिकल इक्वेशन, आई एम सॉरी, यहाँ पर मैंने केमिकल इक्वेशन नहीं लिखी हुई है, मैं बाद में इसको डाल दूँगी। चलो इसके आगे देखते हैं, केमिकल इक्वेशन नहीं है। एरोबिक रेस्पिरेशन जो होते हैं वो ऑक्सीजन में उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज हो रहा होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की कोई ज़रूरत नहीं होती है। इसमें इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज हो रहा है, मतलब कि ग्लूकोज कम्प्लीटली ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है और ये लेस एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। एनारोबिक सबसे बड़ा डिफरेंस एरोबिक एंड एनारोबिक का ये है कि वो विदाउट ऑक्सीजन हो रहा है एनारोबिक रेस्पिरेशन, और जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो ऑक्सीजन के थ्रू हो रहा है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं हो पा रहा है, जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन में सारा ब्रेकडाउन कम्प्लीटली हो रहा है, ठीक है। इन ईस्ट अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो रहा है, और इन ह्यूमन मसल्स ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइजेज जो लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन होता है वो भी एग्जाम्पल है एनारोबिक रेस्पिरेशन का। लैक्टिक एसिड कॉजेज मसल्स क्रैम्प, जो लैक्टिक एसिड होती है ज़्यादा एक्सरसाइज करने पर ह्यूमन मसल से एक एसिड रिलीज़ होती है जिसको लैक्टिक एसिड कहते हैं, और बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने पर वो रिलीज़ होने के कारण मसल्स में क्रैम्प्स आने लगते हैं, इसीलिए हाथ पैर में दर्द होने लगता है। इट इज़ अ केमिकल प्रोसेस एंड अकर्स विद द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन की वजह से ही बॉडी में एनारोबिक रेस्पिरेशन होने लग गया, इसी वजह से ही ऐसा ये जो दर्द हो रहा है ये उठता है हम लोगों को। इसके डिफरेंसेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में यूज़ ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है और एरोबिक रेस्पिरेशन में यूज़ ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का कोई यूज़ नहीं हो रहा है। एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट ब्रेकडाउन हो रहा है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन हो रहा है। किस चीज़ का? ग्लूकोज का, ये चीज़ याद रखना है। कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। एरोबिक रेस्पिरेशन में ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर हो रही मिल रही है, रिलीज़ हो रही है, एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन में कम एनर्जी रिलीज़ हो रही है। इसका एंड प्रोडक्ट CO2 H2O होता है, और उसका एंड प्रोडक्ट अल्कोहल और लैक्टिक एसिड होता है। अल्कोहल होता है ईस्ट में जब फर्मेंटेशन का प्रोसेस हो रहा है, और लैक्टिक एसिड तब होता है जब लैक्टिक एसिड हैवी एक्सरसाइजेज होती हैं जब, तब होता है ह्यूमंस में। मसल्स क्रैम्प उसी की वजह से आते हैं। नेक्स्ट थिंग है कि कैसे बॉडी में रेस्पिरेशन होता है, उसका प्रोसेस ओवरऑल क्या है। तो पार्ट्स एंड फंक्शंस, नॉस्ट्रिल जो है सांस को ऑक्सीजन को लेना नॉस्ट्रिल्स का काम है, और निकालना भी नॉस्ट्रिल्स का काम है। उससे डस्ट को फिल्टर आउट करना जो नॉस्ट्रिल्स के अंदर हेयर लगे होते हैं उनका काम है। नेज़ल कैविटी से जब नेज़ल कैविटी से एयर अंदर जा रही होती है, तब एयर को बाहर के टेम्परेचर को अंदर के टेम्परेचर में ले आना, ये नेज़ल कैविटी का काम है। ट्रैकिया में सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं जो कि एयर के पासेस में हेल्प करती हैं, यानी कि लंग्स में जाने के लिए ट्रैकिया का काम होता है। उसके ऊपर की सी शेप और उन ट्रैकियास के ऊपर सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं। फिर पहले हमने नॉस्ट्रिल से सांस लिया, नेज़ल कैविटी से नॉस्ट्रिल में सांस लिया, वहाँ से सारी डस्ट रिमूव हुई, नेज़ल कैविटी में गई। नेज़ल कैविटी में बाहर अगर ठंडी हवा थी तो उसको बॉडी टेम्परेचर पर लाया गया। ट्रेकिया से वो जो सारी सांस थी वो ब्रोंकाई में जा रही है, मतलब ऑक्सीजन थी वो सारी ब्रोंकाई में जा रही है। एयर जो है अब लंग्स तक पहुंच चुकी है, और ब्रोंकाई से वो ब्रोंक्यूल्स में जाती है, जो कि स्मॉलर ब्रांचेस होती हैं इनसाइड द लंग्स। और फिर ब्रोंक्यूल्स से एल्वियोली में जाती हैं, जहाँ पर ये सारा गैसियस एक्सचेंज होता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बॉडी से एल्वियोलाई में आती है ट्रांसपोर्ट हो करके, और
जो ऑक्सीजन हमने ली है वो वहाँ से पूरी बॉडी में अब जाएगी, और यही ट्रांसपोर्टेशन एक्सचेंज और एल्वेओलाई का बस यही एक मेन काम होता है, एक्सचेंज ऑफ द गैसेस करना फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम बॉडी टू द लंग्स एंड ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू ओवरऑल बॉडी। एल्वियोलाई के कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे इनकी थिन वॉल्स होती हैं, रिच इन ब्लड सप्लाई और लार्ज सरफेस एरिया होता है, हेल्प इन द डिफ्यूजन ऑफ CO2 एंड CO2, और CO2 और O2 के डिफ्यूजन में ये हेल्प करती है। नेक्स्ट टॉपिक है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। क्या होता है? जब इनहेलेशन होता है तो डायाफ्राम मूव्स डाउनवर्ड। जब हम सांस लेते हैं, इनहेलेशन मतलब टेकिंग ऑफ ऑक्सीजन, तो जब हम सांस लेते हैं तो जो हमारे डायाफ्राम होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो डायाफ्राम होता है नीचे में, ये नीचे मूव करता है, रिब केजेस मूव अपवर्ड, जो रिब केजेस होते हैं वो अपवर्ड मूव करते हैं, एयर एंटर्स चेस्ट कैविटी एक्सपैंड, और जो हमारा सीना होता है वो फूल जाता है, चेस्ट कैविटी एक्सपैंड हो जाती है। और एक्सहेलेशन में इसी सब का उल्टा होता है, ये जो डायाफ्राम होता है ये नीचे की तरफ मूव करता है, चेस्ट कैविटी रिड्यूस हो जाती है, इधर इधर से चेस्ट कैविटी रिड्यूस हो जाएगी। देखिए जब हम इनहेलेशन करेंगे तो ये जो डायाफ्राम है ये नीचे की तरफ मूव करेगा, चेस्ट कैविटी हमारी साइड से एक्सचेंज हो जाएगी, सीना हमारा फूल जाता है, चेस्ट फूल जाता है। फिर जब एक्सहेलेशन होगा तो ये डायाफ्राम वापस से अपनी पोजीशन पे आ जाएगा, वापस से चेस्ट कैविटी सारी अंदर हो जाएगी, और वापस से सारी जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुई थी वो रिलैक्स हो जाएंगी। दिस इज़ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। और यहाँ से सारी सांस जो है बाहर निकल जाएगी, और जैसे ही अंदर आएगी ये वापस से नीचे आ जाएगा, वापस से चेस्ट कैविटी कॉन्ट्रैक्ट करेगी, रिलैक्स करेगी। आई होप you all have clear. प्लांट्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है? प्लांट्स में रेस्पिरेशन होता है, लीव्स जो होती हैं वो स्टेमेटा के थ्रू रेस्पायर करती हैं, जो स्टेम्स होती हैं वो लेंटिकल्स के थ्रू रेस्पायर करती हैं, और जो रूट्स होती हैं वो रूट हेयर्स के थ्रू रेस्पायर करती हैं। रेस्पिरेशन अकर्स डे एंड नाइट, और प्लांट्स में रेस्पिरेशन दिन रात होता रहता है, क्योंकि प्लांट्स को भी कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है, उन्हें भी अपना खाना बनाना है। तो दिस इज़ ऑल। फोटोसिंथेसिस को हम रेस्पिरेशन से कंपेयर नहीं कर सकते। फोटोसिंथेसिस एक अलग प्रोसेस है। फोटोसिंथेसिस में वो अपने लिए खाना बना रही हैं, उसमें जो एक पार्ट है कार्बन डाइऑक्साइड वो इनको जो है रेस्पिरेशन के थ्रू मिल रहा है। ठीक है। एक्वाटिक एनिमल्स कैसे सांस लेते हैं? सबको पता है, मछलियाँ गिल से सांस लेती हैं, एंड जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं वो ट्रेकियल सिस्टम, यानी कि डायरेक्टली सेल्स से, अर्थवॉर्म डायरेक्टली अपनी सेल्स से सांस लेता है, उसके पास लंग्स जैसा कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है। एक क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट रैन 400 मीटर रेस एंड कंप्लेंट ऑफ मसल्स क्रैम्प। एक स्टूडेंट है जो कि 400 मीटर रेस में दौड़ता है और फिर वो कंप्लेंट करता है उसके हाथ पैरों में दर्द की। तो ये क्यों हो रहा है? ये किस प्रकार का रेस्पिरेशन है, इसमें कौन सी एसिड बनी है, और इसको दर्द क्यों हो रहा है? ये 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड में। तो वो दौड़ा, उसमें उसको एनर्जी चाहिए थी, रेस्पिरेशन हुआ होगा, उसको एनर्जी मिली होगी। रेस्पिरेशन के साथ साथ उसमें एरोबिक रेस्पिरेशन तो हुआ ही होगा, तभी उसको एनर्जी मिली होगी। उसके साथ एनारोबिक रेस्पिरेशन हो गया उसकी मसल्स में, तो विच टाइप ऑफ रेस्पिरेशन? तो ये एनारोबिक रेस्पिरेशन हुआ होगा, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ, लैक्टिक एसिड फॉर्म हुई, और उस वजह से ही उसको दर्द होना शुरू हुआ, बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ lactic acid, or that accumulation of lactic acid causes the cramps. I hope it is all clear. नेक्स्ट बात करते हैं हम ट्रांसपोर्टेशन की। ट्रांसपोर्टेशन मतलब अब जो कार्बन डाइऑक्साइड ले आए हम, ऑक्सीजन हम एल्वेओलाइज तक ले आए, और कार्बन डाइऑक्साइड हमने बॉडी से ला करके एल्वेओलाई को वापस भी कर दी, और वापस से पूरा ब्रीदिंग का जो भी मैकेनिज़्म है वो कंप्लीट हो गया। रेस्पिरेशन और
जब हमने रेस्पिरेशन की बात करी, ये तो ब्रीदिंग मैकेनिज्म था, और जब रेस्पिरेशन हुआ तो ग्लूकोज जो है एटीपी में कन्वर्ट हो गया। मगर ये जो एनर्जी है, ये जो ऑक्सीजन है, ये पूरी बॉडी में सर्कुलेट कैसे हुआ, ये बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन में। तो मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंसेस इनसाइड द बॉडी इज ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। जो प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन जाइलम और फ्लोएम की वजह से होता है। प्लांट्स में दो वेसल्स होती हैं, जैसे हमारी बॉडी में दो मेन वेन्स होती हैं, एक आर्टरी एक वेन, दो ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरी और वेन, ठीक है। तो वैसे ही प्लांट्स में दो ब्लड वेसल्स होती हैं, जाइलम और फ्लोएम। ब्लड वेसल्स नहीं कह सकते इसे, पर वेसल्स कह सकते हैं, ठीक है। तो प्लांट वेसल्स होती हैं जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का काम होता है ट्रांसपोर्ट और मिनरल्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स एंड वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्ट करना, और फ्लोएम का काम होता है खाने का ट्रांसपोर्ट करना। जो ट्रांसपिरेशन होता है उसमें लॉस ऑफ वाटर होता है थ्रू स्टोमेटा की वजह से। पत्ती पे पानी आता है। एक एक्सपेरिमेंट कराया जाता है जिसमें लीफ के ऊपर एक प्लास्टिक पैक को अगर हम बांध देंगे, तो हम बांधने के बाद उसको 1-2 दिन बाद देखेंगे तो उस लीफ पे ऊपर मॉइस्चर कवर हो जाएगा, क्योंकि स्टोमेटा के थ्रू उससे लॉस ऑफ वाटर हो रहा है। जो है वाटर वो भी रिलीज़ कर रहा है। तो ट्रांसपिरेशन में यही होता है। अब ह्यूमंस में ट्रांसपोर्टेशन होता कैसे है, तो हार्ट ब्लड को पंप करता है। ब्लड में क्या कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, आरबीसी जो कि ऑक्सीजन कैरी करता है, डब्ल्यूबीसी जो कि इन्फेक्शन से फाइट करता है, और प्लेटिलेट जो कि क्लॉटिंग के लिए यूज़ होते हैं। आरबीसी रेड ब्लड सेल को ऑक्सीजन को ले जाने का काम, डब्ल्यूबीसी जो भी आपको कोल्ड का फीवर हुआ उसके लिए एंटीबॉडीज़ बनाना और इन्फेक्शंस के अगेंस्ट फाइट करना। प्लेटिलेट्स, खून चोट लगी तो वो उस पर ऊपर जो ब्लड की क्लॉटिंग हो गई, वो प्लेटिलेट्स का काम होता है। ब्लड को क्लॉट करने का काम प्लेटिलेट करता है। व्हाट इज़ डबल सर्कुलेशन? ब्लड पासिस थ्रू ट्वाइस फ्रॉम द हार्ट इन वन साइकिल। ब्लड 2 बार हमारे हार्ट से पास होता है। एक बार जब लब की साउंड आती है तो, और दूसरी बार जब डब की साउंड आती है तो ये इन दोनों प्रोसेस को एक साथ जब हम देखते हैं तो इसी को डबल सर्कुलेशन कहते हैं। हार्ट में 2 चेम्बर्स होते हैं, 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल। जब ब्लड जो है वो बॉडी से और हार्ट में आता है वेन्स के थ्रू, और फिर वेन्स वहाँ पे ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप होता है और उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट किया जाता है। उसमें ऑक्सीजन मतलब कि मिलाई जाती है जो भी लंग्स से लेकर के आए हैं, और वही लंग्स से ऑक्सीजन ले करके ओवरऑल बॉडी में दोबारा से सप्लाई की जाती है। एक साउंड लब तब प्रोड्यूस होती है जब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, और जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड में वो कन्वर्ट हो जाता है और जब वापस से उसको हम ओवरऑल बॉडी में भेजते हैं तब डब साउंड प्रोड्यूस होती है, एंड दिस इज़ नोन एज डबल सर्कुलेशन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सक्रीशन का। तो रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट को ही हम एक्सक्रीशन कहते हैं, ठीक है। एक्सक्रीशन इन ह्यूमन अकर्स बाय किडनीज, यूट्रस, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूथ्रा। किडनीज़ के एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं? किडनी से ब्लड को फिल्टर करते हैं। किडनी से ब्लड जब फिल्टर हो जाता है, एक चीज़ ये है किडनी यहाँ से ब्लड जब फिल्टर हुआ तो किडनी से ब्लड गया यूरेटर में। यूरेटर एक पाइप है, वहाँ से ब्लड यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हुआ। यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होने के बाद यूरेथ्रा के थ्रू मूव आउट हो गया। तो यही जो है एक्सक्रीटरी, ये मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है और ऐसा इसका प्रोसेस है, ठीक है। अब ये जो किडनी होती है, इस किडनी में छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं जिनको कहते हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं। नेफ्रॉन कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो इन नेफ्रॉन्स का काम होता है फिल्ट्रेशन करना, रीअब्जॉर्प्शन करना और सेक्रीशन करना। जितना भी काम जो भी अभी वाटर आया है उसको फ़िल्टर कर रहे हैं, उसमें से जो भी न्यूट्रिएंट्स और एब्जॉर्ब करी जा सकते हैं उनको रीअब्जॉर्ब कर रहे हैं और फिर एनएस के थ्रू उसको सेक्रेट कर दे रहे हैं। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स जो होता है उसमें हम स्टोमेटा के थ्रू
जो एक्सक्रीशन प्लांट्स में एक्सक्रीशन हो रहा होता है वो स्टोमेटा के थ्रू, अभी जैसे मैंने बताया कि वो वाटर को रिलीज़ करता है, तो स्टोमेटा के थ्रू होता है। स्टोरेज इन लीव्स एंड बाग्स, रिलीज ऑफ रेजिन्स एंड गम्स, जो प्लांट्स में रेजिन्स और गम्स रिलीज़ होते हैं वो जो है रिलीज गम्स और रेजिन्स रिलीज़ होता है, वो भी उसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है